अध्याय 811 में मैं उसके विरुद्ध जीत गया। मेरा केवल एक अनुरोध है, मेरी बेटी का ख्याल रखना। ऐशत की बातें सुनकर नक्स असमंजस में पड़ गया। ऐशत ने तुरंत उसकी अभिव्यक्ति पढ़ी और सवाल किया, क्या मुझे यह मत बताइए कि इस लड़की ने मुझे बताने से पहले आपसे इस बारे में चर्चा नहीं की थी? माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? बेशक, मैंने इस बारे में सभी से चर्चा की है। आयशा तुरंत अपने बचाव में आई। फिर वह नक्स की ओर मुड़ी और सवाल किया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे वंश में शामिल होऊंगा? आप इसके बारे में गंभीर थे? नक्स ने आश्चर्य से आंखें झपकाईं। बेशक, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे। मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। आयशा चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बोली। नक्स और उसकी स्त्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। मेलिया ने आयशा की ओर देखा और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। राक्षस सच में खुले हैं ना? वह मन ही मन बुदबुदाती रही जब उसने देखा कि कैसे आयशा ने खुलेआम अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। वैसे भी मुझे अभी भी आपका विश्लेषण करने और आपको अपना बनाने की रणनीति बनाने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है, और इसके लिए मुझे आपके साथ अधिक समय बिताने की आवश्यकता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि लस्ट स्टेट में मेरी गतिविधियां सीमित हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं आपका अनुसरण करूंगा तो मैं एक व्यक्ति के रूप में और अधिक विकसित हो जाऊंगा। अब समय आ गया है कि मैं अपने परिवार के प्रभाव क्षेत्र को छोड़ दूं और अपना मार्ग स्वयं बनाऊं। आयशा ने ऐलान किया, और मालिना ने उसकी बातें सुनी, अपनी बड़ी बहन की ओर मुड़ी और सवाल किया, क्या वह सचमुच आयशा है? वह कितनी अजीब तरह से परिपक्व है। उस कृत्य से मूर्ख मत बनो। वह बस राज्य छोड़कर उस इंसान का अनुसरण करना चाहती है। व्यक्तिगत विकास मेरी गांड। वह सिर्फ पैंट के पीछे भाग रही है। हालांकि रिस्लिथ अपनी सबसे छोटी बहन को अच्छी तरह से जानता था। ये लड़की हमेशा एक स्वतंत्र आत्मा की तरह रही है। व्यक्तिगत विकास, अपना रास्ता खुद बनाना या कुछ भी जैसी चीज़ों की उसने कभी परवाह नहीं की। आखिरकार आयशा कभी भी शुरुआत करने के लिए महत्वाकांक्षी नहीं थी। वह लड़की केवल अपने जीवन का आनंद लेना चाहती थी। निस्संदेह रिस्लिथ को भी उस विशेषता से नफरत नहीं थी। उसकी छोटी बहन इस दुनिया की हकदार थी। रिस्लिथ अपनी बहन के हिस्से की कड़ी मेहनत खुद करने को तैयार थी। फिर ऐशत ने नक्स पर नज़र डाली और सवाल किया, वैसे भी अब जब सारी गलतफहमियां स्पष्ट हो गई हैं, मैं फिर पूछूंगा, क्या आप वाकई चाहते हैं कि आयशा आपके कबीले में शामिल हो जाए और आपके साथ आ जाए? ग्रेटर दैन। आप चाहें तो रिजेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कोई आपको मजबूर नहीं करेगा। आपका कबीला मेरे राज्य का सहयोगी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप किसी दबाव में आकर कोई निर्णय लें। हालांकि नक्स ने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। उसने आयशा की ओर देखा और चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। क्या मैं एक सेज स्टेज कल्टीवेटर को स्वीकार करूंगा जिसकी रगों में शाही रक्त बह रहा है? बेशक, मैं स्वीकार करता हूँ। मुझे यकीन है कि आयशा एक महान कबीले की सदस्य होगी। उसकी बातें सुनकर आयशा मुस्कुरा दी। तो ये तय हो गया। आयशा अब तुम्हारे साथ आएगी। उसका ख्याल रखना, ठीक है? चिंता मत करो लेडी आयशेत, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, नक्स ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। ईशेत ने एक पल के लिए नक्स की आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति को देखा और फिर उसने सिर हिलाया। दूसरी ओर रिस्लिथ अचानक आयशा के पास आया और उसे धीरे से गले लगा लिया। अपना ख्याल रखना, ठीक है? यदि आपको कोई परेशानी हो तो मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें। भले ही आप किसी अलग महाद्वीप पर हों, मैं अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आऊंगा और आपका समर्थन करूंगा। एक क्षण के लिए भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मम्मा, आयशा ने सिर हिलाया। उसकी आंखें नम हो गईं और उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए जल्दी से अपना चेहरा अपनी बहन के स्तनों में छिपा लिया। आयशा एक बच्ची थी जिसे उसके परिवार ने बिगाड़ दिया था। उसके लिए अपनी बहनों और मां से जुड़ा रहना सामान्य बात थी। तथ्य यह है कि वह अज्ञात समय के लिए उन सभी को नहीं देख पाएगी। ये निश्चित रूप से एक कठिन निर्णय था। रिस्लिथ ने अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरा। मेलिन उनकी ओर बढ़ी और आयशा की पीठ भी थपथपाए। फुफुफु टिल्डा, आप किस लिए रो रहे हैं? छोटी बच्ची अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। ओह, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है, आप हमेशा यहीं रह सकते हैं। मैं निकल रही हूँ, आयशा ने बिना सिर घुमाए उत्तर दिया। उसका उत्तर सुनकर मेलिन ने अपनी बड़ी बहन की ओर देखा और वे दोनों मुस्कुरा दीं। ऐशत ने अपनी बेटियों की ओर देखा, फिर वह नक्स की ओर मुड़ी। नक्स, यदि आप हमें कुछ समय देंगे तो मैं इसकी सराहना करूंगा। 1 घंटा काफ़ी होगा, इस बीच मैं किसी को आपके प्रस्थान की तैयारी करवा दूंगा। अपना समय लीजिए लेडी आयशेत, हम तुम चारों को भी अकेला छोड़ देंगे। ये शब्द कहकर नक्स घूमा और कमरे से बाहर चला गया। उसकी स्त्रियां भी उसके पीछे पीछे चलीं और कमरे से बाहर निकल आईं। मेलिया ने टिप्पणी की, वे एक अच्छे परिवार हैं। वास्तव में उन्हें देखना काफ़ी ताजगी भरा है। नक्स ने सिर हिलाया। मुझे अब अचानक अपने परिवार की याद आती है। आप उनसे मिलने जाना चाहते हैं? नक्स ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सवाल किया। मेलिया ने कुछ देर तक नक्स पर नज़र डाली।
वह अच्छी तरह जानती थी कि यह आदमी क्या करने में सक्षम है। वह अविश्वसनीय कौशल जो उसने उस दिन उन सभी को दिखाया, उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये व्यावहारिक रूप से एक धोखा था। हम अपने कबीले का पंजीकरण कराने के बाद ऐसा करेंगे, मेलिया ने उत्तर दिया। जैसी आपकी इच्छा, नक्स ने सिर हिलाया। फिर कुछ पुष्टि करने के लिए उसने मेलिया की ओर देखा और उसकी सुनहरी आंखें चमक उठीं। नाम मेलिया ब्लडहॉट। आयु 278। मन खेती, महान ऋषि। शारीरिक खेती, नश्वर। रेस, वैम्पायर राजा। व्यवसाय, ब्लडहॉट परिवार की राजकुमारी। LVL 118। युद्ध शक्ति 577 821। संभावित 1000। अरे, जब नक्स ने मेलिया की स्थिति फिर से देखी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसे अब भी वह दिन याद है जब उसे पहली बार इसका एहसास हुआ था। ये तब था जब वे एम्ब्रोसिया के आदेश के तहत जंगल में शिकार कर रहे थे। नक्स और उसकी पत्नियां ज्यादा कुछ नहीं कर सके क्योंकि जिन जानवरों के खिलाफ वे जा रहे थे वे बहुत मजबूत थे। हालांकि तभी नक्स को मेलिया की असली ताकत का एहसास हुआ। यह महिला, उनके द्वंद्व के विपरीत, जहां वह खुद को रोक रही थी, वह पूरी तरह से जंगल में जा रही थी। और वह अनुभव, ये भयावह था कि नक्स और उसकी पत्नियों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं उसके खिलाफ जीत गया। ये नक्स का पहला सवाल था जब उसने देखा कि कैसे उसने 9 स्टार जानवरों को बेरहमी से मार डाला जैसे कि वे कुछ भी नहीं थे। दस्तक दस्तक। कौन है भाई? यह मैं हूँ, नक्स लिएंडर, लॉर्ड ऑर्फियस। नक्स ने अपने चेहरे पर सम्मानजनक भाव के साथ उत्तर दिया। हम, नक्स, दर्ज करें। ऑर्फियस ने आदेश दिया और नक्स अंदर चला गया। मैंने सुना है कि शिकार सफल रहा और आपको वह मिल गया जो आप चाहते थे। ऑर्फियस बोला, मुझे जितना चाहिए था उससे अधिक मिला, लॉर्ड ऑर्फियस। लेडी एम्ब्रोसिया अवास्तविक थी, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने भविष्यवाणी की थी। मैंने इससे अधिक एकतरफा लड़ाई कभी नहीं देखी। और हमने 2 12 स्टार बीस्ट्स को भी मार गिराया। नक्स ने उत्तर दिया, अभी भी विस्मय में है। ठीक है, यह एम्ब्रोसिया है, इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। ऑर्फियस ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया, फिर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने नक्स पर नजर डाली। लेकिन मुझे यकीन है कि आप मुझे ये बताने के लिए यहाँ नहीं हैं कि मेरी पत्नी कितनी अद्भुत है, सही है? ये सही है, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हो, मेरी मदद? क्या आप किसी अन्य पक्ष में बुला रहे हैं? ऑर्फियस ने सवाल किया। वह बात नहीं है, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ और मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता जो मेरे सवाल का जवाब दे सके। बहुत से लोगों के पास भ्रमित होने पर दिव्य स्टेज कल्टीवेटर के पास जाने का विकल्प नहीं होता है। ऑर्फियस ने टिप्पणी की, व्यक्तिगत संबंध महत्वपूर्ण है, मैं सहमत हूँ। नक्स ने सिर हिलाया। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर ऑर्फियस के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने संतुष्ट भाव से सिर हिलाया। आप क्या पूछना चाहते हैं? मैंने मेलिया को कैसे हराया? नक्स ने प्रश्न किया। ये कैसा अजीब सवाल है? ऑर्फियस ने जवाब में सवाल किया, हालांकि उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान से नक्स को एहसास हुआ कि वह अपने सवाल से उतना आश्चर्यचकित नहीं था जितना उसने दिखाया था। ऐसा लग रहा था मानो उसे ऐसी ही किसी चीज की उम्मीद थी। मैं उसे 2 महीने से जंगल में देख रहा हूं और मैं उसे केवल एक वध मशीन के रूप में नष्ट कर सकता हूं। उसने जितने जानवरों का शिकार किया उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि गिनती करना भी संभव नहीं था। वह एक महान सेज कल्टीवेटर के रूप में अकेले ही कई 9 स्टार जानवरों के खिलाफ लड़ी और फिर भी केवल कुछ खरोंचों के साथ बाहर आईं। ये बिल्कुल बेतुका था। उसकी आभा उस समय की तुलना में बिल्कुल अलग थी जब उसने मुझसे लड़ाई की थी। मुझे पता है कि उसने उस समय को रोक लिया था, लेकिन ये कोई ऐसा बदलाव नहीं था जिसे किसी की कल्टीवेशन द्वारा सीमित करना आसान समझा जा सके। उसके जैसा कोई व्यक्ति मुझसे इतनी आसानी से कैसे हार गया? नक्स ने प्रश्न किया। इतनी आसानी से? लड़ाई खत्म होने के बाद तुम काफी देर तक बिस्तर पर थे, बच्चे। ऑर्फियस मुस्कुराया। ये वह नहीं है जो मैं पूछ रहा हूँ। नक्स का उत्तर त्वरित था। यह एक द्वंद्व था, लड़ाई नहीं। ऑर्फियस ने उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नक्स चुप हो गया और ऑर्फियस द्वारा अभी अभी कही गई बात को स्पष्ट करने की प्रतीक्षा करने लगा। आपने मिस्ट का उपयोग नहीं किया क्योंकि आप मेलिया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, सही है? हाँ, मेलिया वही थी। वह आपके विरुद्ध अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सकी क्योंकि वह आपको चोट नहीं पहुंचा सकती थी। मेलिया एक बच्ची है जो अपने भाई का आदर करती है। हो सकता है कि वह इसे न दिखाए, लेकिन वह अक्सर अपनी तुलना अपने भाई से करती है। वह अक्सर अपने से ताकतवर लोगों के साथ द्वंद्व करती है। उसके पास जो कुछ भी होता है उसे लड़ाई में झोंकने की आदत होती है। इसलिए उसकी अधिकांश चालें उसके प्रतिद्वंद्वी के जीवन को लक्षित करती हैं। हालांकि आपके सामने उसे पीछे हटना पड़ा। न केवल उसकी खेती बल्कि उसकी अधिकांश चालें भी प्रतिबंधित थीं। जब अपना सब कुछ दिए बिना प्रतिद्वंद्वी से लड़ने की बात आती है तो वह अनुभवहीन है। उसके प्रतिद्वंद्वी या तो इतने मजबूत हैं कि अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बावजूद भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते,
उसके भाई की तरह, या इतने कमजोर हैं कि वह अपनी अधिकांश ताकत का उपयोग नहीं कर पाती और फिर भी जीत जाती है, अपने अधीनस्थों की तरह। आप जैसा कोई पहला था। आपकी जीत का मुख्य कारण आपकी विशिष्ट क्षमताएं थीं। मेलिया की तो बात ही छोड़िए, जब मैंने उन्हें देखा तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गया, इसलिए मेलिया का उन पर प्रतिक्रिया न कर पाना उम्मीद से हटकर नहीं था। ऑर्फियस ने सर्वोत्तम तरीके से समझाया। नक्स ने सब कुछ ध्यान से सुना। ऑर्फियस की बातें समझ में आईं। ठीक है, उसकी हार का एक और कारण यह भी हो सकता है कि वह आपकी तरह पूर्ण कृषक नहीं है। अचानक ऑर्फियस ने एक और बिंदु का उल्लेख किया। नक्स असमंजस में पड़ गया। जो साधक मन और शरीर दोनों का विकास करते हैं, हम उन्हें पूर्ण साधक कहते हैं, सही है? ऑर्फियस ने सवाल किया और नक्स ने सिर हिलाया। तो फिर हमारे जैसे साधकों का क्या, जो या तो मन या शरीर की साधना करते हैं? ऑर्फियस ने सवाल किया और नक्स ने भौहें चढ़ा दीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अधूरे कृषक, नक्स ने उत्तर दिया, अपने उत्तर के बारे में अनिश्चित। आखिरकार ये बस एक मोटा अनुमान था। ये सही है, हम अधूरे कृषक हैं, या कठोर शब्दों में कहें तो दोषपूर्ण कृषक हैं। खराब, ये सही है। मैना कल्टीवेशन किसी के आक्रमण को मजबूत करता है। बॉडी कल्टीवेशन रक्षा पर काम करता है। आप एक पूर्ण कृषक के पास मजबूत आक्रमण शक्ति और ठोस सुरक्षा है। दूसरी ओर हम अलग हैं। मैं बॉडी कल्टीवेटर हूं, इसलिए मेरी रक्षा मजबूत है, हालांकि जब आक्रमण शक्ति की बात आती है तो मैं ज़्यादा मजबूत नहीं हूं। ठीक उसी तरह एम्ब्रोसिया के पास उच्च आक्रमण शक्ति है, लेकिन कमजोर रक्षा है। और अपनी मां की तरह मेलिया की भी रक्षा क्षमता कमजोर है। आपने उसकी लड़ाई तो देखी ही होगी ना। जिन जानवरों से उसने युद्ध किया उनमें से कोई भी उसके करीब आने में भी कामयाब नहीं हुआ, है ना? या अधिक सटीक रूप से कहें तो उसने कभी किसी को अपने करीब आने की इजाजत नहीं दी। ऑर्फियस ने इशारा किया और नक्स की अभिव्यक्ति बदल गई। ये सच था, मेलिया। वह कभी किसी जानवर को अपने पास नहीं फटकने देती थी। हमला सबसे अच्छा बचाव है। वह आमतौर पर इसी रणनीति पर चलती है। जब तक प्रतिद्वंद्वी हार नहीं मानता, तब तक जबरदस्त हमलों की लगातार लहरें। इस तरह मेलिया लड़ती है। हालांकि आप अपनी उस अजीब क्षमता का उपयोग करके अचानक उसके पीछे आ गए, उसकी सरल लेकिन हमेशा प्रभावी रणनीति को तोड़ते हुए। फिर आपने उसकी रक्षा को निशाना बनाया, जो उसका कमजोर बिंदु था, उसे और भी दूर धकेल दिया। और फिर निश्चित रूप से आप पूरी तरह से गायब हो गए जब तक समय खत्म हो गया है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। नक्स ने शर्म से अपना सिर खुजलाया। बुरा मत मानना, नक्स। आपके पास जो कुछ था, आपने उसका उपयोग अपने लाभ के लिए किया। सच्चे विशेषज्ञ इसी तरह लड़ते हैं। साथ ही यह एक महान संत और एक सम्राट के बीच की लड़ाई थी। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। मेलिया क्यों हारी, इसके ये सभी कारण भले ही पुख्ता लगें, लेकिन अंततः तथ्य तो यही है कि मेलिया हारी। आपने निष्पक्ष रूप से जीत हासिल की और निस्संदेह मेलिया भी आगे बढ़ी। उसे एहसास हुआ कि उसकी रणनीति हमेशा सही नहीं होती, उसे कुछ और लेकर आने की जरूरत है। उसे और अधिक अनुभव की आवश्यकता है, और जब तक वह इससे सीखती है, यह कोई बुरी क्षति नहीं है। ऑर्फियस ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। लॉर्ड ऑर्फियस, मेरा एक आखिरी सवाल है। अचानक नक्स ने पुकारा। यह क्या है? अगर एक द्वंद्व के बजाय यह मौत की लड़ाई थी और मेलिया की खेती प्रारंभिक महान ऋषि स्तर तक ही सीमित थी, जैसे कि यह हमारे द्वंद्व में थी, आपको क्या लगता है कौन जीता होगा? नक्स ने प्रश्न किया। नक्स का प्रश्न सुनकर ऑर्फियस को याद आया कि कैसे मेलिया ने भी ये प्रश्न पूछे थे। अभी ऑर्फियस की दृष्टि में नक्स और मेलिया के चेहरे एक दूसरे के चेहरे पर आ गए और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बिल्कुल, उसका जवाब अब भी वही था। मुझे नहीं पता। ये कुछ ऐसा था जिसे नक्स और मेलिया को स्वयं ही सुलझाना था। नक्स ने मेलिया की स्थिति को देखते हुए ब्लड कॉन्टिनेंट छोड़ने से पहले ऑर्फियस के साथ हुई चर्चा को याद किया। स्तर 118, युद्ध शक्ति 577, 821 और संभावित 10,000। मेलिया एक राक्षस थी। ईमानदारी से कहूं तो यदि सिस्टम से अपनी नवीनतम क्षमता खरीदने के बाद उसे युद्ध शक्ति में 100,000 का बूस्ट नहीं मिला होता, तो युद्ध शक्ति के मामले में वह अभी भी उससे बहुत दूर होता। बेशक तथ्य यह है कि वह वर्तमान में बैटल पावर के मामले में उसके करीब है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह वास्तव में उसकी शक्ति के स्तर के करीब था। उसने जो क्षमता खरीदी वह आक्रमण, बचाव या नियंत्रण क्षमता नहीं थी। ईमानदारी से कहें तो इसका उसकी ताकत पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। तो उसे प्राप्त हुए 100,000 अतिरिक्त अंक लगभग एक दिखावा मात्र थे। नक्स अभी भी मेलिया को नहीं हरा सकती अगर वह युद्ध में अपना सब कुछ लगा दे। बेशक अपने इनक्यूबस फॉर्म में उसे वास्तव में एक मौका मिल सकता है, लेकिन फिर नक्स को वास्तव में नहीं पता था कि उसका इनक्यूबस फॉर्म वास्तव में कितना मजबूत था। उसे इसका परीक्षण करने की आवश्यकता थी और ऐसा करने में उसे कई दिन लगेंगे। वैसे भी नक्स मेलिया की स्थिति को इसीलिए नहीं देख रहा था। वह जो पुष्टि करना चाहता था वह कुछ अलग था।
अब जब उसका सिस्टम उसे ब्लडलाइन के बारे में अधिक विवरण दिखा रहा था तो वह देखना चाहता था कि मेलिया की नसों के माध्यम से बहने वाला रक्त कितना मजबूत था। किंग लेवल हो, नक्स मन ही मन बुदबुदाया। इसे साकार करने के लिए उसे प्रतिभाशाली होने की आवश्यकता नहीं थी। किंग लेवल सेन से कमजोर था। हाँ, अल्लूरा की रगों में बह रहा खून अब उस पिशाच से भी अधिक शक्तिशाली था जिसकी रगों में शाही खून था। ट्रायल टावर, यह कोई साधारण जगह नहीं है। नक्स ने मन ही मन टिप्पणी की। रॉयल ब्लडलाइन से अधिक मजबूत ब्लडलाइन देने में सक्षम होने के लिए ट्रायल टावर क्या था, और नक्स ने जो सुना था उसके अनुसार प्रत्येक दानव राज्य और हर दूसरी जाति में भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ तक कि वैम्पायर के पास भी अपना स्वयं का ट्रेल टावर था। बेशक ब्लडहॉर्ट परिवार के पास ट्रायल टावर को अपनी इच्छानुसार उपयोग करने का पूरा अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी उनका इस पर अच्छा प्रभाव था। वैसे भी तथ्य यह है कि इतने सारे मजबूत ब्लडलाइन देने में सक्षम ये ट्रायल टावर्स पूरे यर्नियल में फैले हुए हैं, और सभी जातियों के उच्च पदस्थ लोग सामान्य लोगों को भी इन टावरों का उपयोग करने की अनुमति दे रहे हैं यदि वे इसके लिए एक अधिकार के बिना इसके लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। ये निश्चित रूप से अजीब था। ये ट्रायल टावर्स क्या थे? वे कहाँ से आए थे? वे कैसे बेतुके मजबूत रक्तपात देने में सक्षम हैं जैसे कि वे कुछ भी नहीं हैं? ताकतवर लोग ट्रायल टावर्स पर एक अधिकार क्यों नहीं जमा रहे हैं? नक्स सवालों से भरा था, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ भी जानने का कोई अधिकार नहीं था। उसे पड़ा, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? जब नक्स ये सब सोच रहा था, मेलिया ने चेहरे पर झुर्रियां लाते हुए सवाल किया। मैं बस सोच रहा था कि आप एक ही समय में इतने महान और मनमोहक कैसे दिख सकते हैं। नक्स, जो अपनी चेतना से बाहर आया, ने अपने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अचानक ऐसी बात मत करो, मेलिया ने उत्तर दिया। उसका पीला चेहरा शर्मिंदगी से थोड़ा लाल हो गया। टस्क टस्क, देखो, तुम अपनी पत्नी से इतने लंबे समय के बाद मिले हो और उसे बिगाड़ने के बजाय तुम दूसरी औरत के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। कितनी बेशर्मी है। अल्लूरा ने नाक भान से कुर्री, फिर वह मेलिया के पास गई, फिर अपने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ वह अपना मुंह मेलिया के दाहिने कान के पास ले गई और सवाल किया, आपने उस पर कैसा जादू किया है सिस्टर मेलिया? मैं कसम खाता हूं कि वह पहले ऐसा नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नक्स की अन्य महिलाएं अल्लूरा की बात पर विश्वास नहीं कर सकीं। उन्होंने बस अल्लूरा की ओर देखा और अपनी आंखें झपकाईं। हालांकि अल्लूरा ने उनकी नज़रों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और अपनी नई भावी बहन की ओर देखा। आपने अभी भी मुझे उत्तर नहीं दिया सिस्टर मेलिया। वाय आपको उससे बात करनी चाहिए, मैंने उस पर कोई जादू नहीं किया है। मेलिया ने अपनी चलने की गति बढ़ाते हुए उत्तर दिया। सिस्टर मेलिया, तुम क्यों भाग रही हो? अल्लूरा ने मेलिया के पीछे पीछे चलते हुए सवाल किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं एक बिल्ली को चूहे के साथ खेलते हुए देख रहा हूं। फेलबटा टिप्पणी किए बिना नहीं रह सका। ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ का चूहा बिल्ली से कहीं ज्यादा ताकतवर है। एम्बर ने इशारा किया। अल्लूरा पहले से अलग महसूस करता है। थायरा ने सिर हिलाया। बाकियों ने सिर हिलाया, उसे एक तरफ रखते हुए। नक्स, तुम अब भी इंसान क्यों हो? अचानक अमाया ने चेहरे पर झुर्रियां लाते हुए सवाल किया। आपका क्या मतलब है? नक्स ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। क्या आपके सिस्टम ने आपको अपनी पत्नी की शारीरिक बनावट और रक्तरेखा को साझा करने की क्षमता नहीं दी? आपको पहले मेरी शारीरिक संरचना मिल गई थी और अंततः आप अल्लूरा से मिले, तो क्या अब आपको उसकी रक्तरेखा नहीं मिलनी चाहिए? अमाया ने सवाल किया। तो तुम्हें अब भी यह याद है ना? नक्स मुस्कुराया। ठीक है, मुझे यह अजीब लगा जब सिस्टम ने ब्लडलाइन साझा करने का उल्लेख किया, इसलिए यह मेरे दिमाग में अटक गया। ठीक है, मैं इनक्यूबस में बदल गया, नक्स ने उत्तर दिया, लेकिन मैं अभी भी एक इंसान हूँ। वह कैसे काम करता है? अमाया ने भौहें सिकोड़ लीं। यह एक लंबी कहानी है। हमारे पास अभी भी 1 घंटा है ना? अमाया मुस्कुराए। नक्स भी मुस्कुराया। फिर उसने अल्लूरा के साथ यौन संबंध बनाने के बाद जो कुछ हुआ उसे बताना शुरू कर दिया। जब तक नक्स ने अपनी कहानी पूरी की, मेलिया, जिसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था, लौट आई। अल्लूरा ने उसे देखकर मुस्कुराया, हालांकि मेलिया ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। आयशा और उसकी बहनें भी लौट आई थीं। ये लस्ट स्टेट छोड़ने का समय था। क्या आप तैयार हैं? रिस्लिथ ने प्रश्न किया। हम हैं, नक्स, उसकी पत्नियां मेलिया और आयशा ने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव के साथ उत्तर दिया। मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद सिस्टर रिस्लिथ, मेलिया ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। रिस्लिथ ने रिस्लिथ की ओर देखा और मुस्कुराया। मेलिया के यहाँ रहने के 1 महीने में ही वे दोनों असामान्य रूप से करीब आ गए। रिस्लिथ ने मेलिया को उसके भाई की याद दिलाई। उसने कितनी मेहनत की, उसने राज्य से संबंधित मामलों को कितनी अच्छी तरह से संभाला, कैसे लेडी एश्ट रिस्लिथ पर निर्भर थी जैसे ऑर्फियस अपने भाई पर निर्भर था। दोनों में बहुत समानता थी। माँ आप सबका इंतजार कर रही है, चलो जल्दी करो, रिस्लिथ बोला। अन्य लोगों ने सिर हिलाया और उसके पीछे चले गए।
क्या आपने इस स्थान को चिन्हित किया है? अमाया ने टेलीपैथी लिंक का उपयोग करके प्रश्न किया। चिंता मत करो, मेरे पास है। नक्स ने सिर हिलाया। चिन्हित? अल्लूरा असमंजस में पड़ गया। आह, तुम अभी भी नहीं जानते। नक्स को एहसास हुआ, तुम्हें वह स्थान याद है जहां मैं तुम्हें ले गया था? उस हवेली वाला? हाँ, यह उस 12 स्टार एबिलिटी से संबंधित है जिसे मैंने ब्लडहॉट हाउस की मदद से खरीदा था। मुख्य 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 12 सितारा क्षमता। मेजबान अपना स्वयं का कार्मिक आयाम बना सकता है जिसे केवल उसके द्वारा या उसके द्वारा अनुमति दिए गए लोगों द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। होस्ट किसी भी स्थान को चिन्हित कर सकता है। चिन्हित स्थान होस्ट के आयाम के लिए द्वार के रूप में कार्य कर सकता है। एक मार्क की रेंज 1 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि मेजबान कहीं से भी अपने आयाम तक गेट तक पहुंचने का विकल्प चुन सकता है जब तक कि वह मार्क के पास 1 किलोमीटर दूर है। मेजबान अधिकतम 5 स्थानों को चिन्हित कर सकता है। एक बार जब ये स्थान चिन्हित हो जाते हैं तो होस्ट एक पोर्टल के रूप में अपने आयाम का उपयोग करके आसानी से चिन्हित स्थानों के बीच स्थानांतरित हो सकता है। नोट: होस्ट के आयाम के अंदर समय तेजी से बहता है। वास्तविक दुनिया में 10 घंटे अंदर केवल 1 घंटा है। नोट: चूंकि कोर एक निश्चित आयाम है, इसके अंदर मन सीमित है। इसे केवल तभी पुनर्प्राप्त किया जा सकता है जब गेट लंबे समय तक खुला रहता है। इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है, इसलिए इसका उपयोग करने की अनुशंसा नहीं की जाती है। मन कोर के अंदर। उद्धरण। अल्लूरा को समझ नहीं आया कि क्या कहे जब उसने नक्स द्वारा सिस्टम से खरीदी गई नवीनतम क्षमता के बारे में सुना। ये क्षमता, एक संपूर्ण आयाम, ये किसी अलग दुनिया से अलग नहीं था। एक ऐसी दुनिया जहां नक्स पूर्ण शासक था। इस प्रकार की शक्ति, आपने इसे खरीदा क्योंकि आप हमारे बारे में चिंतित थे, हो? अचानक अल्लूरा बुदबुदाया। वह मूर्ख नहीं थी। कोई भी अनुमान लगा सकता है कि नक्स ने ये क्षमता क्यों खरीदी। एक 12 सितारा क्षमता। कोर ऐसी क्षमता नहीं थी जो हमले, रक्षा या नियंत्रण पर केंद्रित थी। इसका नक्स की युद्ध शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी यह अभी भी इतना अविश्वसनीय था। फिर क्या होगा अगर इस तरह की क्षमता पर इतने सारे अंक खर्च करने के बजाय अगर उसने उच्च आक्रमण शक्ति या ठोस रक्षा के साथ एक क्षमता खरीदी होती तो क्या होता? क्या यह उसे अद्वितीय नहीं बना देगा? ये बात नहीं है, अल्लूरा। नक्स, जो जानता था कि उसकी पत्नी क्या सोच रही थी, ने अपना सिर हिला दिया। हाँ, मैंने इसे खरीदा क्योंकि मैं आप सभी के बारे में चिंतित था, लेकिन ये पूरी बात नहीं थी। मैंने इसे खरीदा क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था। क्या आप भूल गए कि मैं पहले क्या कहता था? फेल बटा, तुम्हें ये याद होगा, है ना? जब भागने की बात आती है तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। चिंता मत करो, जैसे ही मुझे लगेगा कि कुछ गड़बड़ है मैं भाग जाऊंगा। मैं हर समय यही कहता था। क्या आपको लगा कि मैं बदल गया हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं अब भी वही बेशर्म आदमी हूँ जो कुछ घटित होते ही भाग जाऊंगा। और ये उसके लिए एकदम सही क्षमता है। बस इसके बारे में सोचो। मैंने अभी 2 स्थान चिन्हित किए हैं, ब्लडहॉट हाउस और लस्ट स्टेट, और मैं एक मार्क को अपने पास रखने की योजना बना रहा हूँ। अब कल्पना कीजिए कि मैं एक युद्ध में हूँ। सबसे पहले मैं युद्ध से पहले युद्ध के मैदान को चिन्हित करूंगा। अगर चीजें मुश्किल हो जाएंगी तो मैं बस कोर में प्रवेश करूंगा और फिर ब्लडहॉट हाउस में चला जाऊंगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे कोई मेरा पीछा कर सके। हे टिल्ड, नक्स ने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अल्लूरा ने उसकी अभिव्यक्ति देखी और मुस्कुराया। तो आप इस क्षमता का उपयोग भागने के लिए करने की योजना बना रहे हैं, हो? ठीक है, इसके कई अन्य उपयोग भी हैं, लेकिन यह अभी भी एक नई क्षमता है। कुछ भी निश्चित रूप से कहने से पहले मुझे चीज़ों का परीक्षण करना होगा। बस ये कहें कि आप इसे गुप्त रखने की योजना बना रहे हैं। अल्लूरा ने खर्राटा लिया। ओह, क्या मेरी प्यारी पत्नी मुझसे नाराज है? नक्स अल्लूरा की ओर बढ़ते हुए चंचलता से मुस्कुराया और उसे पीछे से गले लगा लिया। अल्लूरा ने बस खर्राटे भर लिए। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप दोनों इस समय प्यार कर रहे हैं। यह मेरा विशेष क्षण माना जाता है। आप जानते हैं, मैं वह व्यक्ति हूं जो अपना परिवार छोड़ रहा हूं। उन्हें इस तरह देखकर आयशा चिल्लाई। तुम देखो, तुम मेरे पति का ध्यान आकर्षित करने की होड़ कर रही हो, लालची कुतिया। अल्लूरा ने खर्राटा लिया। आयशा ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, बस तुम रुको अल्लूरा, मैं तुम्हारे आदमी को तुमसे दूर ले जाऊंगी। अरे, आप 1 साल से अधिक समय से ऐसी बात कह रहे हैं। आपको लगता है कि मुझे अब भी आपसे खतरा महसूस होता है? अल्लूरा मुस्कुराया। वाई यू। आयशा ने अल्लूरा की ओर अपनी उंगली उठाई, हालांकि उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। अंत में वह बस भूमि और अपनी बहन की ओर चल दी। उसे इस तरह अभिनय करते देख अल्लूरा बस मुस्कुरा दी। जल्द ही नक्स और लड़कियां उस जहाज के पास दिखाई दी जिसका उपयोग वे संयुक्त महाद्वीप में जाने के लिए करने जा रहे थे। तो आप सब यहाँ हैं? ऐशत, जो उनका इंतजार कर रही थी, चेहरे पर मुस्कान के साथ बोली। माँ। आयशा अपनी माँ के पास गई और उसे गले लगा लिया। ईशेत ने वापस गले लगा लिया। फिर उसने नक्स की ओर देखा और सिर हिलाया।
बच्चों के साथ खेलने में बहुत समय बर्बाद मत करो, ठीक है? मैं चाहता हूं कि आप अगले 100 वर्षों के भीतर वास्तविक मजबूत कुलों के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू करें। नक्स ने सिर हिलाया और बस मुस्कुराया। उसकी अभिव्यक्ति देखकर ऐशित समझ गया कि वह क्या सोच रहा था और मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। आप अपने विचारों को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, है ना? 100 साल बहुत ज्यादा हैं, तब तक हम पहले से ही सबसे मजबूत कबीला होंगे। तुम यही सोच रहे हो, है ना? आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं, लेडी आयशेत। नक्स की मुस्कान चौड़ी हो गई। टस्क, यदि तुम 25 वर्षीय मन और शरीर सम्राट कल्टीवेटर नहीं होते तो मैं तुम्हें इस दुनिया की वास्तविकता दिखाने के लिए तुम्हारे उस अहंकारी सिर पर वार कर देता। शायद आप इस दुनिया में अकेले हैं जो दिव्य स्टेज कल्टीवेटर से मिलने के बाद भी इस तरह का अहंकार कर सकते हैं। ईशेत ने आह भरी। मैं इसे एक प्रशंसा के रूप में लूंगा। आप जो चाहे करें, अब जाओ, मैं तुम्हारा वह अहंकारी चेहरा और नहीं देखना चाहता। ईशेत ने आदेश दिया। ये कठोर है, लेडी आयशेत, मुझे लगा कि आप मुझसे प्यार करती हैं। अगर मैं तुमसे प्यार करता तो तुम मर जाती, नक्स। यह जरूरी नहीं कि सच हो, लेडी आयशेत। आप पहले ही अल्लूरा के साथ कुछ समय बिता चुके हैं, है ना? यह आनंद इतना शानदार है कि आप मर सकते हैं। यह महज एक मजाक नहीं था, आप जानते हैं। वह केवल एक ऋषि है। मैं एक दिव्य स्टेज कल्टीवेटर हूँ। यदि हम संभोग करते हैं तो आपको जो आनंद महसूस होगा वह उतना ही अधिक होगा जितना कि मैं वर्तमान में उससे अधिक मजबूत हूँ। अनगिनत गुना अधिक। नक्स को एहसास हुआ, ये सही है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर अल्लूरा मजबूत हो जाती है तो उसके साथ ऐसा करने पर मुझे और भी अधिक खुशी महसूस होगी? ये सही है, इसलिए यदि आप उस आनंद को लेने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं तो आप अपनी प्यारी पत्नी के साथ ऐसा करते समय मर सकते हैं। ये कितना दुखद होगा? ईशेत ने मुस्कराते हुए सवाल किया। नक्स चुप हो गया और सोचने लगा। वैसे भी बहुत हो गई चैटिंग, अब जाओ, ईशेत बोला। नक्स को एहसास हुआ कि उसे देर हो रही है। उन्हें संयुक्त महाद्वीप के लिए प्रस्थान करने की आवश्यकता थी। आखिरकार उसकी पत्नी एस्टारिया उसका इंतजार कर रही थी। 4 दिन बीत गए। ईशेत द्वारा दिए गए जहाज से डायमन महाद्वीप से संयुक्त महाद्वीप तक की यात्रा में ज्यादा समय नहीं लगता था। ये केवल 6 घंटे की यात्रा थी। हालांकि समस्या संयुक्त महाद्वीप के अंदर यात्रा करने की थी। यूनाइटेड कॉन्टिनेंट एर्नियल में सबसे बड़ा महाद्वीप था। भेजे गए शिपमास्टर ईशेत ने उन्हें उस बंदरगाह पर छोड़ दिया जो कुलों के शहर एल्डाडा के सबसे करीब था। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें उक्त शहर तक पहुंचने के लिए अभी भी लगभग 10 दिनों की आवश्यकता थी। खैर, ब्लड कॉन्टिनेंट की तरह टेलीपोर्टेशन पोर्टल भी थे जो पूरे महाद्वीप में फैले हुए पूरे संयुक्त महाद्वीप को एक दूसरे से जोड़ते थे। हालांकि नक्स और उसके समूह के पास उन पोर्टलों का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं था। बेशक उनका उपयोग करने के लिए ब्लडहॉट हाउस या लस्ट स्टेट के नाम का उपयोग करने का विकल्प था, लेकिन अंत में नक्स ने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने उस बंदरगाह को चिन्हित किया जिस पर वह उतरा था, अपने समूह को कोर के अंदर जाने के लिए कहा और अकेले अल्दारदा शहर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। वह बॉडी कल्टीवेटर था, इसलिए मिलिया के अलावा यहाँ कोई भी उससे तेज नहीं था। ऐसा करने का मुख्य कारण ये था कि वह इस अवसर का उपयोग अपनी इनक्यूबस फॉर्म की सीमाओं का परीक्षण करने के लिए करना चाहता था। उसका इनक्यूबस फॉर्म वास्तव में कितना मजबूत था? क्या इसका उसके शरीर पर कोई प्रभाव पड़ा या ये सिर्फ उसका मन था? उसके सामान्य रूप और इनक्यूबस रूप में क्या अंतर था? क्या कोई कमजोरियां थीं? क्या ऐसी कोई चीज थी जिसके बारे में उसे सावधान रहने की जरूरत थी? वह ये सब जानना चाहता था। हालांकि जो बात वह सबसे अधिक जानना चाहता था वह ये थी कि वह अपने इनक्यूबस फॉर्म में कितने समय तक रह सकता है। और इन 4 दिनों में आखिरकार उन्हें अपना जवाब मिल ही गया। अपने निम्न स्तरीय मानव रक्तरेखा के साथ वह अपना इनक्यूबस फॉर्म 1 घंटे तक रख सकता था। ये ठीक लग सकता है, हालांकि ये केवल तब था जब वह मैना का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर रहा था। वह अपने इनक्यूबस फॉर्म का उपयोग करने में कितना समय लगा सकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने कितने मन का उपयोग किया है। यदि वह लगातार मैना के ढेर का उपयोग करता है जैसे कि वह किसी युद्ध में है, तो उसके इनक्यूबस फॉर्म में रहने का समय सीधे 5 मिनट तक कम हो जाता है। यदि वह मन का उपयोग सावधानी से करता है तो समय को बढ़ाया जा सकता है। मन के उपयोग को बढ़ाने और घटाने से समय पर असर पड़ता है। कोई सटीक समय नहीं था, न ही नक्स को पता था कि इसके पीछे का गणित कैसे काम करता है। हालांकि उसे एक बात समझ में आ गई। उनके इनक्यूबस फॉर्म का उपयोग करने की समय सीमा 5 मिनट से 60 मिनट थी। और यदि वह युद्ध में था तो यह मानना बेहतर होगा कि यह 5 मिनट का था और उसी के अनुसार सब कुछ योजना बनाएं। बेशक ये केवल निम्न स्तरीय मानव रक्तरेखा के लिए था। सिस्टम के मुताबिक जैसे ही वह अपना ब्लडलाइन लेवल बढ़ाएगा, समय बढ़ जाएगा। तो अब जब उसका परीक्षण पूरा हो गया तो नक्स ने अपनी निम्न स्तरीय ब्लडलाइन को मध्यम स्तर में अपग्रेड करने के लिए तुरंत 50 रिक पॉइंट्स का उपयोग किया और फिर इसे उच्च स्तरीय ब्लडलाइन में अपग्रेड करने के लिए 100 रिक पॉइंट्स का उपयोग किया। नाम नक्स लिएंडर। आयु 25। मन खेती सम्राट।
शारीरिक खेती, सम्राट, रक्तरेखा, मानव उच्चक जोड़ इनक्यूबस संत जोड़। काया, भक्षण करने वाली धुंध दानव काया निपुण जोड़। LVL 74, युद्ध शक्ति 499,155 650,000 योजक चिन्ह ग्रेटर दैन 504,155 650,000। संभावित -600,000 10,400,000। रिक्त अंक -300 योजक चिन्ह ग्रेटर दैन 150। ये देखकर कि उसकी ब्लडलाइन को अपग्रेड करने से उसकी युद्ध शक्ति में थोड़ी वृद्धि हुई, नक्स के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। वह इसे और भी उन्नत करना चाहता था, हालांकि अगली उन्नयन लागत 500 रिक्त अंक थी। मुझे और अधिक रिक्त अंक चाहिए। नक्स ने दौड़ना जारी रखा और मन ही मन बुदबुदाया। वह ये भी परीक्षण करना चाहता था कि उसकी ब्लडलाइन को अपग्रेड करने के बाद उसका इनक्यूबस फॉर्म कितने समय तक चलेगा। हालांकि उसने आज ही अपने इनक्यूबस फॉर्म का उपयोग कर लिया था, इसलिए उसे इसका परीक्षण करने के लिए कल का इंतजार करना पड़ा। तस, क्या मेरा खून अब मजबूत नहीं है? इसलिए मुझे इनक्यूबस फॉर्म का दोबारा उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, भले ही ये थोड़े समय के लिए हो। सिस्टम बहुत अक्षम है, नक्स ने अपने मन में शिकायत की। ईमानदारी से, उन्हें अपना इनक्यूबस फॉर्म पसंद आया। उसका इनक्यूबस फॉर्म सामान्य से अधिक लंबा था, इसमें सींग, लंबे कान और पंख थे जिनका उपयोग वह आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए कर सकता था। हालांकि ये मुख्य कारण नहीं थे कि उन्हें वह रूप पसंद आया। मुख्य कारण ये था कि उसके शरीर के अंदर मन की अत्यधिक मात्रा थी। इससे उसे एक श्रेष्ठ अनुभूति हुई, इससे उसे मजबूत महसूस हुआ। ताकत में उस भारी बढ़ोतरी ने उसे अजीब तरह से आत्मविश्वासी बना दिया। उसे लगा जैसे अगर वह उस रूप में रह सके तो वह दुनिया को जीत सकता है। उसने महसूस किया, आज़ाद। यह उसका इनक्यूबस फॉर्म कितना प्रभावशाली था। आखिरकार इससे सीधे तौर पर उसकी युद्ध शक्ति 150,000 तक बढ़ गई। किसी को ये जानना होगा कि 12 सितारा क्षमता भी उसकी युद्ध शक्ति में केवल 100,000 अंक ही जोड़ती है। नक्स को नहीं पता था कि अगर उसने आक्रमण प्रकार 12 स्टार एबिलिटी खरीदी होती तो परिणाम अलग होता या नहीं, लेकिन वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता था कि उसका इनक्यूबस फॉर्म बहुत शक्तिशाली था। और ईमानदारी से कहूं तो वह इसका परीक्षण करने के लिए मर रहा था। हालांकि अभी अपने इनक्यूबस फॉर्म का परीक्षण करने से अधिक नक्स अपनी पत्नी से मिलना चाहता था। ठीक है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अचानक नक्स ने दौड़ना बंद कर दिया। वह वास्तव में कुछ और दिनों तक दौड़ना चाहता था। यह उसके लिए अपने शरीर को सीमित करने और अपने मानव रूप और इनक्यूबस फॉर्म के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से समझने का एक अच्छा अवसर था। वह ये भी परीक्षण करना चाहता था कि वह अपने इनक्यूबस का उपयोग कितनी देर तक कर सकता है। हालांकि अपनी ब्लडलाइन को अपग्रेड करने के बाद उसका धैर्य पहले ही खत्म हो चुका था। आखिरकार उसकी पत्नी से मिलना कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। इसलिए मूर्खतापूर्ण ढंग से 10 दिन और दौड़ने के बजाय नक्स ने टेलीपोर्टेशन पोर्टल का उपयोग करने का निर्णय लिया। क्या उनके पास उनका उपयोग करने का अधिकार नहीं था? जो कुछ उसका है उसका उपयोग करने के लिए उसे किसी प्रकार के अधिकार की आवश्यकता क्यों होगी? तो क्या हुआ यदि उन्होंने उसे टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी? किसने कहा कि नक्स के पास अपना नहीं है? नक्स मुस्कुराया, फिर वह आगे बढ़ा और गायब हो गया। हाँ, एक काले बालों वाली महिला चिल्लाते हुए एक 8 स्टार वुल्फ प्रकार के जानवर की ओर बढ़ी। क्लैंक, उसकी तलवार और जानवर के सिर पर सींग टकरा गए। शुद्ध शक्ति के संदर्भ में जानवर को स्पष्ट लाभ था। जानवर की ओर दौड़ना और उस पर हमला करना एक मूर्खतापूर्ण कदम था। हालांकि घबराने के बजाय महिला के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी और फिर अचानक उसकी तलवार की धार चमक उठी। /RRROAAARRR। जानवर का सींग, जो महिला की तलवार जितना मजबूत या उससे भी अधिक शक्तिशाली लग रहा था, अचानक काट दिया गया जैसे कि वह मक्खन हो। वह जानवर, जिसे इस लड़ाई में फायदा होता दिख रहा था, दर्द से कराह उठा। हालांकि महिला यहीं नहीं रुकी। उसकी तलवार कुशलता से चली और केवल एक ही झटके में उसने कुशलतापूर्वक जानवर का सिर काट दिया। थर्ड, जानवर का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर गया। महिला ने उसके शरीर को अपनी भंडारण रिंग के अंदर रखा और ऐसे चली जैसे कुछ हुआ ही न हो। ऐसा लग रहा था कि वह कोशिश ही नहीं कर रही थी। ग्रर ग्रर। हालांकि भेड़ियों जैसे जानवर शायद ही कभी अकेले होते हैं। आखिरकार वे झुंड में रहते थे। ऐसे ही 2 और 8 स्टार जानवर महिला के सामने आए। महिला ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे कोई डर नहीं लग रहा था। उसे पहले से ही पता था कि जिस जानवर को उसने मारा है उसके 2 और दोस्त हैं। ईमानदारी से कहूं तो वह वास्तव में एक ही समय में 3 जानवरों से लड़ने के लिए यहाँ आई थी। हालांकि चीजें हुई और उसे उस जानवर से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसे उसने अभी मारा था। कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंततः मुझे अन्य पैक मिल जाएंगे। आइए पहले इन दोनों से निपटें। महिला ने मन ही मन सोचा और फिर उसने युद्ध का रुख अपनाया। उसने जानवरों की क्रूर आंखों में देखा। वे स्पष्ट रूप से क्रोधित थे क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया था। वे इस महिला की हड्डियों को चबाने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे।
महिला ने इन जानवरों को ध्यान भरी निगाहों से देखा। भले ही उसने पिछले जानवर को अपेक्षाकृत आसानी से हरा दिया था और इन दोनों से निपटने के बारे में काफ़ी आश्वस्त थी, फिर भी उसने अपनी सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। ररुआ, हुश हुश हुश। जानवर दहाड़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे अपने सामने वाली महिला पर कूदने वाले थे, उनके सामने एक बैंगनी काली दीवार दिखाई दी, और यही नहीं, इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, उनके पीछे भी वैसी ही एक दीवार दिखाई दी। उनके किनारे, और जल्द ही दोनों जानवर उन मोटी बैंगनी काली दीवारों द्वारा बनाए गए एक वर्ग के अंदर फंस गए। आओ! जानवर दहाड़ते और चिल्लाते रहे, इन दीवारों को तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये दीवारें असामान्य रूप से मजबूत लग रही थीं। अधिक से अधिक समय बीतता गया, धीरे धीरे लेकिन लगातार जानवरों की चीख शांत होने लगी, और 1 मिनट बाद आखिरकार उन्होंने चिल्लाना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने इस दीवार को तोड़ना ही छोड़ दिया हो। फिर दीवारें गायब हो गईं। अन्य लोगों ने सोचा होगा कि ऐसा होते ही जानवर तुरंत महिला पर झपट पड़ेंगे। हालांकि महिला बहुत अधिक आराम महसूस कर रही थी। जब वह वास्तव में लड़ाई के बारे में गंभीर थी, उसकी तुलना में पूरी तरह से अलग थी, और ऐसा लगा कि वह एक बार फिर सही थी। दीवारों के गायब होने पर जानवरों के बजाय केवल ब्लैक मिस्ट बाहर आया। जल्द ही काली धुंध हवा में भी फैल गई, और 2 जानवरों के बहुत से संकेत मिले। यह ऐसा था मानो जानवरों को जमीन ने निगल लिया हो। टीस्क, मेरे लक्ष्य छीन रहा है, मैं इसे और तेजी से कर सकता था। अचानक महिला बुदबुदाने लगी। सपने देखते रहो, तुम्हें एक जानवर को हराने में 30 सेकंड लगे, 2 से लड़ने में कम से कम 2 मिनट लगे होंगे। अचानक एक आदमी चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ एक निश्चित दिशा से चला गया। मैं उस समय गंभीर नहीं था, मैं केवल कुछ परीक्षण कर रहा था, महिला ने उत्तर दिया। और आपको लगता है कि यह मेरा सर्वश्रेष्ठ था? तस्क, वैसे भी तुम यहाँ क्यों हो? मुझे लगा कि तुम्हें अभी भी 6 दिन चाहिए। महिला की बातें सुनकर उस आदमी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और अपने पास खींच लिया। मुझे आपकी याद आती थी, इसलिए मैंने कार्यक्रम को तेज करने का निर्णय लिया। महिला ने पुरुष के स्पर्श का विरोध नहीं किया, उसने बस पुरुष की सुनहरी आंखों में देखा और मुस्कुराए। ये दिखाता है कि तुम कितने हताश हो, नक्स। नक्स ने इनकार नहीं किया, उसने बस एस्टारिया की खूबसूरत भूरी आंखों को देखा और मुझे तुम्हारी याद आई, स्टार। एस्टारिया के हाथ धीरे धीरे नक्स की गर्दन के चारों ओर घूमे, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ वह बुदबुदाए। मुझे भी तुम्हारी याद आती थी, डार्लिंग। फिर उनके होंठ मिले। एल्डाडा शहर यहाँ से 6 घंटे की दूरी पर है, एस्टारिया ने जानकारी दी। तो तुम इस जंगल में क्या कर रहे थे? नक्स ने प्रश्न किया। वे दोनों इस समय एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में घूम रहे थे। कुछ चीजें थीं जिनका मैं परीक्षण करना चाहता था, इसलिए मैं कुछ जानवरों का शिकार करने के लिए यहाँ आया था, एस्टारिया ने उत्तर दिया। नक्स ने एस्टारिया पर नजर डाली और उसकी सुनहरी आंखें चमक उठीं। नाम, एस्टारिया लिएंडर। आयु, 324। मन, खेती, सम्राट। शारीरिक खेती, नश्वर। जाति, मानव मध्यम। व्यवसाय, नक्स की सबसे मजबूत पत्नी। LVL, 70 योजक चिन्ह ग्रेटर दैन 79। युद्ध शक्ति -120,423 योजक चिन्ह ग्रेटर दैन 231,887। संभावित 10,000, 000, 231,887 हो। आशा के अनुसार नक्स ने अंदर ही अंदर टिप्पणी की, अगर हम अल्लूरा को एक तरफ रख दें तो एस्टारिया के पास अपनी सभी पत्नियों की तुलना में सबसे अधिक युद्ध शक्ति है। और ईमानदारी से कहूं तो नक्स को लग रहा था कि अगर अल्लूरा और एस्टारिया लड़ते भी हैं तो एस्टारिया ही शीर्ष पर आएगी। अल्लूरा की युद्ध शक्ति अधिक होने का कारण उसकी रक्तरेखा थी। वह एक दानव में बदल गई थी और नक्स को ठीक से पता था कि उसका वंश कितना मजबूत है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि अल्लूरा वास्तव में उन विरोधियों को हरा सकता है जिनकी युद्ध शक्ति 300,000 है। उसे अभी भी अपने नए शरीर की आदत डालने के लिए समय चाहिए था। इसके अलावा सक्कुबस वास्तव में ऐसी जाति नहीं थी जो लड़ने में माहिर हो। दूसरी ओर एस्टारिया पूरी तरह से अलग था। जिस तरह से उसने उस 8 सितारा जानवर को संभाला, उससे नक्स आश्वस्त थी। वह उनकी अन्य पत्नियों की तुलना में बिल्कुल अलग लीग में थी। आप वास्तव में अपने लिए एक बिल्कुल नए रास्ते की चाहत रखते हैं, हो? नक्स ने टिप्पणी की। मैं अकेला नहीं हूं जो इस रास्ते पर चल रहा हूं, नक्स। एस्टारिया ने उत्तर दिया। हम अतीत में भी ऐसे कल्टीवेटर हुए हैं जिन्होंने अपने दम पर स्वॉर्ड और सीखा है। हमारे पूर्वज किब्रस वाल्हेन भी इन कल्टीवेटर में से एक थे। तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या आपको लगता है कि पिछले साल मैंने केवल मजबूत बनने का लक्ष्य रखा था? ओहे, हाँ, नक्स लिएंडर, मैं इसे स्पष्ट कर दूं। आप मुझे सत्ता के पीछे भागने वाला मूर्ख समझ सकते हैं, और मैं आपको दोष नहीं दूंगा। आप मुझसे तब मिले थे जब मैं अपने शीर्ष पर था। सत्ता का पीछा करने के अलावा मेरे पास करने के लिए कुछ भी दिलचस्प नहीं था। हालांकि मत भूलिए, मैं एक बार उस पद पर था जहां मेरा निर्णय सबसे मजबूत साम्राज्य के भाग्य को प्रभावित कर सकता था।
क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मैंने वह सब केवल अपनी ताकत से हासिल किया है? इसके अलावा यह मत भूलिए कि एक कबीले के गठन से संबंधित अधिकांश चीज़ों का पता लगाने के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। हाँ हाँ, मेरी पत्नी अद्भुत है, मैं गलत था। नक्स ने लड़ने की कोशिश भी नहीं की। यह अच्छा है कि आप जानते हैं, एस्टारिया ने कहा। जब नक्स ने एस्टारिया की कमर को अपनी ओर खींचा तो वह मुस्कुराया। मैं तुम्हारे बारे में और अधिक जानना चाहूँगा, मेरे प्यारे स्टारटिल्ड। वैसे भी, जैसा कि मैं कह रहा था, अकिब्रस भी उन लोगों में से एक था जिन्होंने स्वॉर्ड ऑरा सीखा था। एस्टारिया ने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश की और कहानी जारी रखी। नक्स मुस्कुराया। वह एस्टारिया के करीब झुका और सवाल किया, क्या यह अच्छी बात नहीं है? यदि ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले ऐसा किया है तो कुछ रिकॉर्ड बचे होंगे, आप बस उनकी प्रतिलिपि बना सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है। यह उतना सरल नहीं है। एस्टारिया ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। महान ऋषि, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ, या यही मैंने दूसरों से सीखा है, स्वॉर्ड ऑरा एक प्रभावशाली तकनीक है जो कल्टीवेटर को काफ़ी बढ़ावा देती है। स्वॉर्ड ऑरा का अभ्यास करने वाले अधिकांश कल्टीवेटर समान चरणों के कल्टीवेटर की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। हालांकि वे कहते हैं कि तलवार की एक सीमा होती है। तलवार की आभा के पीछे का मूल सरल है। आप तलवार में सघन मन को शामिल करते हैं, इसे एक घातक हथियार में बदल देते हैं जो किसी भी चीज़ को काट सकता है। हालांकि जितना अधिक आप मन का संचार करते हैं, आपकी तलवार उतनी ही मजबूत होती जाती है। आप तलवार के अंदर कितना मैना डाल सकते हैं इसकी एक निश्चित सीमा होती है, और यदि आप उस सीमा को तोड़ते हैं तो आपकी तलवार धूल में बदल जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी तलवार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं या आपकी तलवार कितनी मजबूत है। अतिप्रवाहित मैना तलवार की आंतरिक संरचना को नष्ट कर देगा, इसे एक स्क्रैप सामग्री में बदल देगा। और वह सीमा महान ऋषि स्तर पर पहुंचती है। एक महान ऋषि अपने पूरे मन को तलवार में नहीं डाल सकता है, और चूंकि वह ऐसा नहीं कर सकता है, तलवार आभा का उपयोग करके समान स्तर के विरोधियों के खिलाफ लड़ना असंभव है। तो आप जो कह रहे हैं वह यह है कि एक तलवार आभा उपयोगकर्ता को एक महान ऋषि के स्तर तक पहुंचने के बाद पारंपरिक तरीकों पर भरोसा करना होगा। नक्स ने चेहरे पर झुर्रियां लाते हुए सवाल किया। यह अच्छा नहीं था। एस्टारिया ने इसे महज एक महान ऋषि स्तर पर समाप्त करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की। इसके अलावा सिस्टम के अनुसार संभावित एस्टारिया की संख्या 10,000 थी। यह अल्लुरा के बराबर थी, जिसके पास सेंट स्तरीय रक्तरेखा थी। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे एस्टारिया जैसा कोई व्यक्ति महान ऋषि स्तर पर अटका रह सके। एक सामान्य तलवार आभा उपयोगकर्ता ग्रेट सेज स्तर पर फंस जाएगा। अचानक एस्टारिया ने टिप्पणी की। फिर उसने नक्स की आंखों में देखा और आत्मविश्वास से घोषणा की, मैं अलग हूँ, मैं उनका अनुसरण नहीं करूँगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। महान ऋषि, मैं अकेले तलवार आभा के साथ दिव्य चरण तक पहुंच जाऊंगा। बस मुझे देखो। एस्टारिया से निकली आत्मविश्वास भरी आभा ने नक्स को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मैं हमेशा तुम्हें देखूंगा मेरे स्टार, मैं इससे कभी नहीं थक सकता। जी अच्छा, वैसे भी, क्या तुम मुझसे पराजित होने के लिए तैयार हो? एस्टारिया चिल्लाए और उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और नक्स पर तान दी। हालांकि नक्स उसके हल्के से लाल चेहरे को देखकर हंसा। उसने धीरे से एस्टारिया की तलवार का ब्लेड पकड़ लिया। उसने अपना ब्लेड भी नहीं हिलाया, इस डर से कि इससे नक्स को चोट लग सकती है। परेशान क्यों होना? क्या आप इसे पहले से नहीं जानते? तुम हार जाओगे। यह इच्छाधारी सोच है। एस्टारिया ने सूंघा। इंतजार, तुम्हें सचमुच विश्वास है कि तुम मुझे हरा सकते हो, है ना? अचानक नक्स की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा था? एस्टारिया ने सवाल किया। नक्स ने कुछ देर तक एस्टारिया के चेहरे का अवलोकन किया, फिर उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी। वह अपना सिर एस्टारिया के करीब ले गया और सवाल किया, अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? तुम क्या चाहते हो? एस्टारिया ने वापस सवाल किया। उसने अपने चेहरे पर लालच भरी नज़र से एस्टारिया के पूरे शरीर को स्कैन किया, फिर नक्स की मुस्कान चौड़ी हो गई। टीएस, तुम्हारा वह डार्क एमेथिस्ट बहुत परेशान करने वाला है। एस्टारिया ने शिकायत की। अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा, ठीक है? नक्स बस चंचलता से मुस्कुराया। एस्टारिया ने नक्स पर नज़र डाली और उसके चेहरे पर उस उदासीन भाव को देखकर उसे इसका एहसास हुआ। उसे जरा भी पसीना नहीं आया। खैर, ऐसा नहीं है कि वह नहीं जानती थी कि उसका पति किस तरह का राक्षस है। उसने पहले भी अनगिनत बार उसकी ताकत देखी है, लेकिन वह ठीक हो गई। वह अब अकेले ही 8 स्टार बीस्ट्स को हराने में सक्षम है। इस संसार में ऐसे बहुत से सम्राट नहीं थे जो ऐसा कर सकें। एस्टारिया को पता था कि वह शुरू से ही उसे हरा नहीं पाएगी, लेकिन लड़ाई एक तरफा होने के लिए एस्टारिया ने उस स्थान पर नजर डाली जहां वे लड़े थे, और उस पूरे स्थान को बैंगनी काले धातु से ढका हुआ देखकर वह लड़ाई को याद करने से खुद को नहीं रोक सकी। एस्टारिया की युद्ध शैली सरल थी। सामान्य मैना कल्टीवेटर्स के विपरीत, वह सक्रिय रूप से दूरी को कम करती है और अपनी तलवार का उपयोग करके अपने दुश्मन को काटना पसंद करती है।
नज़दीकी लड़ाई उसकी खासियत थी, हालांकि नक्स ने उसे अपने करीब भी नहीं आने दिया। लड़ाई शुरू हुई और उस पर 2 पर्पल ब्लैक स्पाइक्स ने हमला कर दिया। एस्टारिया को इसकी कोई परवाह नहीं थी, उसने न्यूनतम गति से उन्हें चकमा दिया और स्पाइक्स को पीछे छोड़ते हुए नक्स की ओर बढ़ती रही। हालांकि फिर उसके सामने एक विशाल दीवार बन गई। उसने दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन उन 2 8 स्टार जानवरों की तरह वह जल्द ही एक बॉक्स के अंदर फंस गई। एस्टारिया ने धातु को काटने के लिए तुरंत अपनी तलवार आभा का उपयोग किया। हालांकि एक दीवार को नष्ट करने के बाद उसने नष्ट हुई दीवार के ठीक सामने एक और दीवार देखी। उसने एक और को नष्ट कर दिया, लेकिन फिर से एक और दीवार उसके रास्ते को रोकने के लिए वहां खड़ी थी। एस्टारिया ने इन दीवारों को नष्ट करना जारी रखा, लेकिन अधिक से अधिक दीवारें उभरने लगीं। जल्द ही दीवारों से कीलें निकलने लगीं, जिससे वह दीवारों को नष्ट करने की कोशिश करते समय उनसे बच गई। जल्द ही एस्टारिया को एहसास हुआ कि यह सब कितना व्यर्थ था। नक्स पहले ही लड़ाई जीत चुका था। ऐसे अनगिनत तरीके थे जिनसे वह भी उसे खत्म कर सकता था। वह ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसके अलावा जब नक्स ने उसे इस बॉक्स के अंदर फंसाया तो उसने बॉक्स को घेरने के लिए डिवोरिंग मिस्ट का भी इस्तेमाल किया और बॉक्स के अंदर के मन और बाहर के मन के बीच संबंध को काट दिया। यह एस्टारिया को पूरी तरह से अलग आयाम के अंदर सील करने से कम नहीं था। सीमित मन के साथ और उस आयाम के बाहर क्या हो रहा था इसका कोई मतलब नहीं था। हाँ, लड़ाई शुरू होने के 1 मिनट के भीतर एस्टारिया पूरी तरह से असहाय अवस्था में आ गई थी और नक्स वह अभी तक हिला भी नहीं था। एस्टारिया को हार मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। तुम बहुत क्रूर हो, एस्टारिया ने टिप्पणी की। नक्स हंसा। इसके अलावा डार्क एमेथिस्ट ये पहले से अधिक मजबूत क्यों है? मैंने इसे 9 स्टार एबिलिटी में अपग्रेड किया। आपने कितने सिस्टम पॉइंट हासिल किए हैं? एस्टारिया सवाल किए बिना नहीं रह सका। उसका प्रश्न सुनकर उत्तर देते समय नक्स के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। मैंने बहुत सारे अंक अर्जित किए हैं। टीस्क, ब्लडहॉट हाउस ने आपके सिस्टम की क्षमता को पूरी तरह से उजागर कर दिया है ना? उन्होंने मुझे काफ़ी आज़ादी दी। हाँ, नक्स ने इनकार नहीं किया। वैसे भी बाकी लोग कहाँ हैं? मैं ब्लडहॉट हाउस की बेटी को भी देखना चाहता हूँ। आपने हरम गेट का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके बारे में क्या? उन्हें यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? 6 दिन। एस्टारिया ने चेहरे पर उत्सुकता के साथ सवाल किया। मम्मा, उन्हें कुछ समय लगेगा। बेशक, ये ज़्यादा नहीं है। जब तक मैं आपसे निपटूंगा वे यहाँ होंगे। नक्स चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ बोला। फिर उसने एस्टारिया की आंखों में देखा और सवाल किया, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप इसे जंगल में करना चाहेंगे? मैं हार गया, इसलिए मुझे आपकी बात सुननी होगी। एस्टारिया ने अपना लाल चेहरा छिपाने की कोशिश करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझकर हार गए। नक्स हंसा। बकवास करना बंद करो, एस्टारिया ने जवाब दिया। नक्स ने पीछे से उसकी कमर पकड़ ली और जल्द ही वे दोनों जमीन पर गिर पड़े। आइए अपनी एक और लड़ाई शुरू करें, क्या हम? जल्द ही जंगल के अंदर कराहने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। एक दिन बीत गया। अभी नक्स और एस्टारिया एल्डाडा शहर में प्रवेश करने के लिए कतार में खड़े थे। 2 के लिए प्रवेश शुल्क 2 चांदी के सिक्के, गार्ड ने चेहरे पर सख्त भाव लाते हुए कहा। एस्टारिया ने उस पर एक सोने का सिक्का उछाला। गार्ड की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने चारों ओर देखा और जल्दी से सिक्का अपनी जेब के अंदर रख लिया। उसने अपने लाभार्थियों की ओर देखा और उन्हें कुछ बातें बताना चाहा जो उनके लिए फायदेमंद हो सकती थी। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसने देखा कि दोनों पहले ही शहर में चल चुके हैं। जो कुछ भी, गार्ड ने बस कंधे उचकाए और अपना काम जारी रखा। 1 के लिए प्रवेश शुल्क 1 चांदी का सिक्का। टस्क, पैसा ऐसे खर्च करना जैसे कुछ है ही नहीं। बहुत बेकार। एस्टारिया के साथ चलते समय नक्स ने शिकायत की। क्या ये वास्तव में मायने रखता है? वैसे भी पैसा हमारे लिए कुछ भी नहीं है, नक्स ने कहा। जब हम अपना कबीला स्थापित करेंगे तो हमें इसकी आवश्यकता होगी। एम्परर स्टेज कल्टीवेटर्स ने कब से पैसे के बारे में चिंता करना शुरू कर दिया। भले ही हमारे पास कुछ कमी हो, क्या हमें सिस्टम से कुछ यादृच्छिक हथियार खरीदने और इसे बेचने की ज़रूरत नहीं है? एस्टारिया ने कंधे उचकाए। वास्तव में बेकार, नक्स ने सिर हिलाया। वैसे भी उन्हें यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? साथ ही मैं उनसे संपर्क करने के लिए टेलीपैथी का उपयोग क्यों नहीं कर सकता? एस्टारिया ने सवाल किया। उन्हें अब तक शहर के अंदर हो जाना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि वे उस जगह के अंदर इंतजार कर रहे हैं जहां हम रहेंगे। हम कहाँ रुकने वाले हैं? एस्टारिया ने सवाल किया। क्या आप वही नहीं हैं जो इस जगह पर 1 साल से अधिक समय से रह रहे थे? क्या आपको इसे बेहतर तरीके से नहीं जानना चाहिए? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एस्टारिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हालांकि नक्स के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखकर उसने बस आह भर दी। मेरे साथ आइए। फिर वे दोनों एक सराय में चले गए जहां एस्टारिया ने उन दोनों के लिए एक कमरा बुक किया। फिर दोनों कमरे में चले गए। फिर अचानक
आह, वे यहाँ हैं। नक्स बुदबुदाया। आपका क्या मतलब है? एस्टारिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाती, नक्स की बाहों में एक सफ़ेद गेंद दिखाई दी। गेंद चमकने लगी और फिर हवा में तैरने लगी। 5 सेकंड बाद गेंद गायब हो गई और अचानक एस्टारिया और नक्स के सामने एक सफ़ेद बैंगनी रंग का पोर्टल बना। लड़कियां, अब आप बाहर आ सकते हैं। लड़कियों, अब तुम बाहर आ सकती हो। नक्स चेहरे पर मुस्कान के साथ बोला। इस अजीब पोर्टल को अचानक अपने सामने आते देख एस्टारिया की अभिव्यक्ति बदल गई, हालांकि यह अंत नहीं था। अचानक एस्टारिया ने अमाया को पोर्टल से बाहर निकलते देखा। यह मेरी अपेक्षा से अधिक तेज था, अमाया ने अपने चेहरे पर उत्सुकता भरी दृष्टि के साथ चारों ओर देखते हुए कहा। वास्तव में मैंने सोचा कि हमें अभी भी कुछ और दिनों तक इंतजार करने की जरूरत है। थायरा, जो अमाया के सिर हिलाने के बाद बाहर चली गई। जल्द ही वह कमरा, जिसमें केवल 2 लोग थे, 11 और लोगों से भर गया। सिस्टर एस्टारिया, काफी समय हो गया है। अल्लूरा एस्टारिया की ओर दौड़ने वाला पहला व्यक्ति था और उसने उसे गले लगाया। तुम सच में एक सक्कुबस में बदल गए हो। मैंने किया। मैं कैसा दिख रहा हूँ? क्या मैं काफी सेक्सी दिखती हूँ? अल्लूरा ने पलटते हुए अपने चेहरे पर एक चंचल भाव के साथ अपनी विशेषताओं को दिखाते हुए सवाल किया। ठीक है, आप निश्चित रूप से पहले से अलग दिखते हैं। एस्टारिया ने टिप्पणी की। फिर भी क्या मैं अधिक कामुक दिखती हूँ? अल्लूरा ने सवाल किया। क्या तुम्हें ये प्रश्न नक्स से नहीं पूछना चाहिए? जब भी मैं उससे पूछती हूँ वह हमेशा विषय बदल देता है। अल्लूरा चिल्लाया। आप मुझसे हमेशा अपने वर्तमान की तुलना अपने अतीत से करने के लिए कहते हैं। मुझे दोनों पसंद हैं, मैं तुलना कैसे कर सकता हूँ? मुझे किसी कठिन परिस्थिति में मत डालो। आप आकर्षक दिखते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ये पहले से बेहतर है, तो मैं कोई निश्चित उत्तर नहीं दूंगा। आप तो आप हैं, कोई तुलना नहीं है। नक्स ने अपना बचाव किया। देखा, वह हमेशा ऐसा ही रहता है, कभी कोई निश्चित उत्तर नहीं देता। अल्लूरा बोला। वह ऐसी लग रही थी जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से शिकायत कर रहा हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एस्टारिया को नहीं पता था कि क्या करना है। अल्लूरा के आसपास का आभामंडल पहले से थोड़ा अलग महसूस हुआ। वह लग रही थी अधिक चंचल। सिस्टर एस्टारिया, काफी समय हो गया है टिल्डा। जब एस्टारिया ये सब सोच रही थी, तभी एक अन्य महिला ने उसे पीछे से गले लगा लिया। बहुत समय हो गया एडा। एस्टारिया ने सिर हिलाया। ये कैसा रहा? क्या तुमने मुझे याद किया? मुझे यकीन है कि तुमने मुझे याद किया है ना? तो कैसा रहेगा? नक्स के साथ एक त्रिगुट। क्या आप हैं? नहीं एडा, मुझे कोई त्रिगुट चाहिए। एस्टारिया का उत्तर स्पष्ट था। तस्क, तुम अब भी पहले की तरह सख्त हो। बहन एस्टारिया, आपको और अधिक स्वतंत्र होने की आवश्यकता है टिल्डा। क्या आप समझ गईं? फ्री टिल्डा टिल्डा। एडा ने अपनी आंखें बंद करते हुए बात की। अपने भीतर की विकृति को बाहर आने दो। विकृत को गले लगाओ, पूरी तरह से अलग दुख का आनंद महसूस करो। सिस्टर एस्टारिया, मुझे आपकी याद आई टिल्डा। रापी डी अल्फा NU8CM, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया स्काइला। अपनी सबसे प्यारी बहन को गले लगाते हुए एस्टारिया मुस्कुराए। ईमानदारी से कहूं तो अपनी सभी बहनों में से स्काइला ही वह थी जिसे वह सबसे ज्यादा याद करती थी। खैर, उसे एडा की भी याद आती थी। किसी कारण से वह उस विकृत के करीब आ गई, जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा करीब। वैसे भी एस्टारिया ने अपनी सभी बहनों को गले लगाना जारी रखा, उनमें से प्रत्येक के साथ छोटी छोटी शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। और हाँ, सभी ने, यहाँ तक कि मेलिया और आयशा ने भी, सामूहिक रूप से एडा को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। हालांकि आयशा कुछ हिस्सों में एडा से सहमत थी। स्टार, मैं तुम्हें यहाँ इस खूबसूरत महिला से मिलवाता हूँ। वह मेलिया ब्लडहॉट है। वह हमारे कबीले के संस्थापक सदस्यों में से एक होगी। मेलिया, वह एस्टारिया लिएंडर है, मेरी पत्नी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। रापी डी अल्फा न्यू कॉम। मेलिया ने हाथ बढ़ाया। एस्टारिया ने चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ हाथ मिलाया। सिस्टर एस्टारिया, तुम्हें अब से उसे सिस्टर मेलिया कहना चाहिए। अचानक अल्लूरा ने छलांग लगाई और मेलिया को ऐसे गले लगाया जैसे वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। बहन, एस्टारिया ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। बिल्कुल, अल्लूरा आत्मविश्वास से मुस्कुराया। एस्टारिया ने नक्स पर नजर डाली। वह कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाती, अल्लूरा ने टोक दिया। वैसे भी, क्या आप अभी किसी और चीज के बारे में उत्सुक नहीं हैं? अल्लूरा ने उस स्थान की ओर इशारा करते हुए बात की जहां पोर्टल का निर्माण हुआ था। एस्टारिया को तुरंत ये याद आया और नक्स, वह क्या था? ये सबसे नई क्षमता थी जिसे मैंने ब्लडहॉट हाउस की सहायता प्राप्त करने के बाद खरीदा था। मुख्य, हमारा नया घर। नक्स ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मम्मा, हम आपको बाद में एक भ्रमण कराएंगे और मुझ पर विश्वास करें, ये सबसे खूबसूरत जगह है जिसे आपने कभी देखा होगा। अल्लूरा ने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव के साथ बात की। अब मैं उत्सुक हूँ, एस्टारिया ने टिप्पणी की। हे टिल्डा, जिज्ञासु रहें, ये निश्चित रूप से इसके लायक है। अल्लूरा हंसा।
वैसे भी लड़कियों, अब चूंकि अभिवादन समाप्त हो गया है तो क्या हमें वही करना चाहिए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं? अचानक नक्स बोला, ये सही है, हमें अपना गोत्र पंजीकृत कराना होगा। अमाया ने सिर हिलाया, फिर वह एस्टारिया की ओर मुड़ी और बोली, क्या तुम्हें कुछ पता चला? क्या आप पैतृक व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं? एस्टारिया ने सीधे सवाल किया। अमाया ने सिर हिलाया और चेहरे पर गंभीर भाव के साथ एस्टारिया ने शुरुआत की। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हालांकि केवल एक ही चीज़ जो मैं सीखने में कामयाब रहा वह पहले से ही सामान्य ज्ञान है। चिंता मत करो, अभी हमें इसी की ज़रूरत है। बस हमें बताएं कि पैतृक आदेश एक कबीले के गठन से कैसे संबंधित है। हमें कुछ बुनियादी जानकारी दें, और चूंकि हमारे साथ मेलिया और आयशा भी हैं, इसलिए हम ये जांचने में सक्षम होंगे कि आपने उनके साथ क्या सीखा है। अमाया ने उत्तर दिया, मैं बुनियादी बातों से शुरू करता हूँ। पैतृक आदेश अज्ञात उत्पत्ति वाली एक शक्ति है, इसका प्रभाव काफ़ी मजबूत है, यहाँ तक कि दुनिया की सर्वोच्च शक्तियों को भी इसके सामने झुकना पड़ता है। पैतृक व्यवस्था अक्सर खुद को विश्व राजनीति में शामिल नहीं करती है, हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी वे इसमें शामिल होते हैं तो उनके पास सर्वोच्च अधिकार होता है। उनकी शाखाएं यर्नियल भर में हैं और वे सभी कुलों की देखरेख करते हैं। उनके पास कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका हर कबीले को पालन करना होगा। जब तक आप ऐसा करते हैं, आप जाने के लिए तैयार हैं। अब मैं उन नियमों का सारांश दूंगा जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये वास्तव में काफ़ी सरल है। सबसे पहले, सभी कुलों को पैतृक आदेश के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। दूसरा, किसी भी कबीले को दूसरे कबीले पर हमला करने की अनुमति नहीं है। यदि दो कुलों में किसी प्रकार का झगड़ा है तो इसे आदेश में जमा करें और चुनौती जारी करें। तीसरा, यदि एक मजबूत कबीला किसी कमजोर कबीले को चुनौती देता है तो कमजोर कबीले के पास नियमों का चयन करने की शक्ति होती है। वे उन विरोधियों की खेती के स्तर को भी तय कर सकते हैं जिनका वे सामना करेंगे। चौथा, कमजोर कुल मजबूत कुलों को चुनौती दे सकते हैं, हालांकि इस मामले में कमजोर कुलों के पास नियम बनाने की शक्ति नहीं है। पांचवां, एक कबीले को चुनौती से इनकार करने का अधिकार है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप अन्य कुलों को परेशान कर सकते हैं और फिर चुनौती से इनकार कर सकते हैं और अछूत हो सकते हैं। पैतृक आदेश आपकी रक्षा नहीं करता। यदि आप एक महीने के भीतर लगातार 5 चुनौतियों को अस्वीकार करते हैं तो पैतृक आदेश मामले को देखना शुरू कर देता है, और जिस क्षण आप किसी चीज़ के लिए दोषी पाए जाते हैं तो आपको अन्य कुलों का नहीं बल्कि पैतृक आदेश का ही सामना करना पड़ता है। ये नियमों का सार है। निष्कर्ष में, आदेश को सूचित किए बिना लड़ाई शुरू न करें और आप जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा पिछले वर्ष में मैंने जितनी भी कहानियां सुनी हैं उनसे मैं यही कहूँगा, पैतृक आदेश के विरुद्ध मत जाओ, इसका अंत कभी भी अच्छा नहीं होगा। पैतृक आदेश के विरुद्ध मत जाओ, इसका अंत कभी भी अच्छा नहीं होगा। एस्टारिया ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव दिखाते हुए चेतावनी दी। उसके हाव भाव देखकर नक्स भी गंभीर हो गया। ईमानदारी से कहें तो वह हमेशा से द एंसेस्ट्रल ऑर्डर के बारे में उत्सुक रहे हैं। उन्होंने इसके बारे में 2 डिवाइन स्टेज कल्टिवेटर्स से बात की और उन दोनों ने लगभग एक ही बात कही। क्या वे इतने मजबूत हैं? उन्होंने सवाल किया। आप जो भी सोच सकते हैं वे उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। मैंने जो सुना है उसके अनुसार वे अजेय से कम नहीं हैं। एस्टारिया ने उत्तर दिया। क्या होगा अगर ऐसी कोई शक्ति हमारे खिलाफ हो जाए? नक्स भारी स्वर में बोला। हम बुरी स्थिति में होंगे, हाँ, लेकिन जो मैंने सुना है, पैतृक आदेश बिल्कुल उचित है। यर्नियल में उच्च स्तरीय कुलों और अन्य शक्तियों के अधिकांश नेता पैतृक आदेश का हिस्सा हैं और उनके पास काफ़ी ऊंचे पद हैं, हालांकि यहाँ तक कि वे पैतृक आदेश में हेरफेर नहीं कर सकते हैं या किसी तरह उन्हें बाधित नहीं कर सकते हैं। एक बार एक कबीले के नेता ने, जो उच्च पदस्थ लोगों में से एक था, आदेश के नियमों को तोड़ दिया। क्योंकि वह सत्ता में था और उसके अन्य मित्र भी सत्ता में थे, उसने सोचा कि वह बच सकता है। हालांकि अगले दिन उन्होंने अन्य सभी नेताओं के साथ जिन्होंने मदद की, वे सभी मारे गए। और यह एक मूक हत्या भी नहीं थी। लक्ष्य के शवों को शहर के बीचों बीच लटका दिया गया था और उसके नीचे पैतृक आदेश लिखा हुआ था। एक ही दिन में विभिन्न स्थानों पर रहने वाले 9 संत स्तर के प्राणियों की हत्या कर दी गई और किसी को नहीं पता था कि यह किसने किया। ईमानदारी से कहें तो पैतृक आदेश की उपस्थिति हमारे जैसे नए कुलों के लिए एक आशीर्वाद है। इस दुनिया में ताकतवर कमजोर को खा जाता है। पैतृक आदेश इसे नहीं रोकता है, लेकिन वे मजबूत बनने की क्षमता वाले कमजोरों को निगलने से ताकतवर को रोकते हैं। या दूसरे शब्दों में, पैतृक आदेश कमजोरों को आगे बढ़ने और मजबूत बनने की अनुमति देता है। वे उन कमजोर लोगों की मदद करते हैं जो काम करने और अपना भाग्य बदलने के इच्छुक हैं। साथ ही पैतृक क्रम कभी गलत नहीं होता। उन्होंने कभी किसी निर्दोष पार्टी को सजा नहीं दी, इसलिए जब तक हम उनके नियम नहीं तोड़ते हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। एस्टारिया ने जो कुछ सुना था उसे साझा किया। पैतृक आदेश हो, नक्स ने टिप्पणी की। फिर उसके चेहरे पर एक उत्सुकता दिखाई दी जब वह जोर से बोला, मुझे आश्चर्य है कि पैतृक आदेश के पीछे वास्तविक नेता कौन है।
इस तरह का ऑर्डर बनाने के लिए किसी को कितना मजबूत होना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं पता कि नेता कितना मजबूत है, लेकिन वे कहते हैं कि पैतृक आदेश ने एक बार एक दिव्य स्टेज कल्टीवेटर को मार डाला क्योंकि उसने एक नियम तोड़ दिया था, लेकिन यह अधिक संभावना है कि यह एक अफवाह है क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं थी। मारे गए। यह कोई अफवाह नहीं है, अचानक मेलिया बोली। हर कोई उसकी ओर मुड़ा और ये देखकर कि उसने उनका ध्यान आकर्षित कर लिया है, मेलिया को पता था कि उसे कहानी साझा करनी होगी। यह मानव जाति के 10 योद्धाओं में से एक एलेंड लासन का बेटा था, जो हाल ही में दिव्य स्टेज कल्टीवेटर बन गया था। उसे यह महिला पसंद थी, हालांकि महिला ने किसी और से शादी कर ली। वह आदमी एक मध्यम स्तर के कबीले का नेता था, इसलिए एलेंड, जिसने खुद को ठगा हुआ महसूस किया, ने कबीले नेता की हत्या कर दी और फिर अगले दिन पैतृक आदेश द्वारा उसे मार डाला गया। मेलिया ने समझाया। रापीडी अल्फा न्यू कॉम। रुको, मानव जाति के 10 योद्धाओं में से एक? क्या आप यर्नियल के 10 सबसे मजबूत इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं? नक्स, जिसने उनके बारे में सुना था, ने अपने चेहरे पर आश्चर्य की दृष्टि लाते हुए सवाल किया। ये सही है, 10 योद्धा जिन्हें सबसे शक्तिशाली इंसानों के रूप में सम्मानित किया जाता है और वे किसी भी मानव साम्राज्य के प्रभाव में नहीं हैं। वे मानव जाति का चेहरा हैं और ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मानव जाति की सीमाओं को पार कर लिया है और पिशाच, ड्रैगन और राक्षसों के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में लड़ने में सक्षम हैं। मेरे पिता ने एक बार तीसरी रैंक के योद्धा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उन्हें जीतने के लिए अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यह एक करीबी लड़ाई थी। तो हाँ, योद्धा कमज़ोर नहीं हैं। और चूंकि पैतृक आदेश ने एक योद्धा के बच्चे को मार डाला और वह भी इतने खुलेआम, कई लोगों ने सोचा कि इसे बड़ा हंगामा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। योद्धा, जो अत्यधिक अहंकारी होने के लिए जाने जाते थे और मानव सम्राटों के सामने भी कभी अपना सिर नहीं झुकाते थे, अपने सबसे प्रतिभाशाली बेटे के मारे जाने के बाद भी उन्होंने एक आवाज़ तक नहीं निकाली। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हर तरफ सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि एक प्राणी जिसके पास ऑर्फियस ब्लेडहॉर्ट की तुलना में समान शक्ति का स्तर था, उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार कर लिया। रापीडी अल्फा एनयूएल ये चौंकाने से परे था, लेकिन आप लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा, पैतृक आदेश उचित है और यह वास्तव में हमें लाभान्वित करता है। तो चलिए उनके पहले नियम का पालन करें और अपना वंश पंजीकृत करें। मेलिया बोली। अन्य महिलाओं ने भी सिर हिलाया। नक्स ने इसे भी छोड़ने का निर्णय लिया। अंततः वह पैतृक आदेश के बारे में और अधिक सीखेगा। ठीक है, तो क्या हम इस प्रसिद्ध पैतृक आदेश पर जाएंगे? नक्स ने प्रश्न किया। एस्टारिया ने सिर हिलाया। समूह फिर सराय से बाहर चला गया। इतनी सारी स्त्रियों को सराय से बाहर निकलते देखकर सराय का मालिक आश्चर्यचकित रह गया। कब घुसी ये औरतें? उसके मन में आश्चर्य हुआ। क्या वह उनके बारे में भूल गया? कोई बकवास तरीका नहीं, ऐसी खूबसूरत महिलाओं के बारे में वह किसी भी तरह से नहीं भूल सकता। उसने उस आदमी की ओर भी देखा जो इन महिलाओं के साथ चल रहा था, हालांकि ऐसा लग रहा था कि उस आदमी को उसकी नज़र का एहसास हो गया था। उस आदमी ने मालिक की ओर देखा और मुस्कुराया, हालांकि मालिक की नज़र में वह मुस्कान राक्षसी लग रही थी और उसने तुरंत अपनी आंखें नीचे कर लीं। समूह ने सराय छोड़ दी और एस्टारिया उन्हें पैतृक आदेश में ले गया। जगह व्यस्त लग रही थी। वहाँ कबीले थे जो कबीले के सदस्यों की भर्ती कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे कबीले की तलाश कर रहे थे जो उनके लिए उपयुक्त हो। कुछ लोग अपने हाथों में बियर का गिलास लेकर जीवंतता का आनंद ले रहे थे। जैसे ही समूह ने इमारत में प्रवेश किया, उसने ध्यान आकर्षित किया। इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन नक्स के आसपास की महिलाएं बेहद खूबसूरत थीं और नक्स खुद एक सुंदर आदमी था और चूंकि उनमें से कोई भी अपना चेहरा नहीं ढक रहा था, इसलिए ये स्पष्ट था कि वे ध्यान आकर्षित करेंगे। बेशक नक्स और अन्य लोग पहले से ही इसके आदी थे। वे बस काउंटर की ओर चले गए। एस्टारिया फिर आगे बढ़ी और बोली, हम अपना नया कबीला पंजीकृत कराना चाहेंगे। हाँ, तो जब आपने ये कहते हुए मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि आप पहले से ही एक कबीले में थे, तो आपका मतलब एक ऐसे कबीले से था जिसने अपना पंजीकरण भी नहीं कराया है। हाँ, तो जब आपने ये कहते हुए मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि आप पहले से ही एक कबीले में थे, तो आपका मतलब एक ऐसे कबीले से था जिसने अपना पंजीकरण भी नहीं कराया है। जब एस्टारिया रिसेप्शनिस्ट से अपने कबीले को पंजीकृत करने के बारे में बात कर रहे थे, अहंकार और उपहास से भरी आवाज़ सुनाई दी। एस्टारिया, नक्स और अन्य लोग उस दिशा की ओर मुड़े जहां से आवाज़ आई थी और उन्होंने देखा कि 3 व्यक्ति चेहरे पर तीखी मुस्कान के साथ उनकी ओर आ रहे हैं। तीनों व्यक्तियों ने एक जैसी पोशाक पहनी थी और उनके सीने पर एक जैसा चिन्ह अंकित था। इससे स्पष्ट था कि वे तीनों एक ही कुल के थे। फिर बीच में खड़े व्यक्ति की नज़र नक्स के समूह पर पड़ी। जैसे ही उसने टिप्पणी की, उसकी आंखों में एक चमक दिखाई दी। और यह क्या है? नाजुक दिखने वाले फूलों का एक गुच्छा एक कबीला स्थापित करने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या आदेश आजकल कुलों के लिए चीज़ों को बहुत आसान बना रहा है? भी स्वॉर्ड गर्ल, क्या आप वाकई उनके साथ एक कबीला बनाना चाहती हैं?
आप जानते हैं कि हमारे डेस्टिनी कबीले में शामिल होना आपके भाग्य के लिए बहुत बेहतर होगा, है ना? उस आदमी ने सवाल किया। उसके पीछे खड़े दो व्यक्ति प्रभावित हुए। हमारे डेस्टिनी कबीले में शामिल होना आपके भाग्य के लिए बहुत बेहतर है। क्या अद्भुत शब्द क्रीड़ा है, लॉर्ड ग्रैनर। वास्तव में कबीले को इसे अपनी टैगलाइन के रूप में उपयोग करना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि आप इतनी रचनात्मक चीज कैसे लेकर आए। उनकी बातें सुनकर ग्रैनर ने गर्व से अपना सिर उठाया। ग्रैनर, अचानक एस्टारिया ने पुकारा। ग्रैनर उसकी ओर मुड़ा और उसके चेहरे पर ठंडी नजर डालते हुए एस्टारिया ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं तुम्हारे कुल में शामिल नहीं होऊंगा। मैं व्यस्त हूं, यहाँ हंगामा मत करो। छुट्टी? हाँ, तुम्हें मुझे आदेश देने का अधिकार किसने दिया? हो, क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ इसलिए ऐसा व्यवहार कर सकते हैं क्योंकि आप स्वॉर्ड ऑरा उपयोग करता हैं? क्या आपको लगता है कि वास्तव में आपके पास मुझे धमकी देने की क्षमता है? चलो फिर देखते हैं। अचानक वह आदमी पास की कुर्सी पकड़कर बैठ गया। मैं नहीं जाऊंगा। आइए देखें कि आप क्या कर सकते हैं। ये हरामी फिर शुरू हो गया। उसकी नज़र लंबे समय से स्वॉर्ड गर्ल पर थी। उसकी कुशलताएं कोई मजाक नहीं हैं, लेकिन अब जब वह अपने कबीले के बजाय एक नए कबीले में शामिल हो रही है, उसे यह पसंद नहीं आएगा। लेकिन क्या यह उसे इस तरह का व्यवहार करने की अनुमति देता है? रापी डी अल्फा NUL, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? वह आदेश द्वारा निर्धारित नियमों को स्पष्ट रूप से जानता है। भले ही उनके बीच एक महान ऋषि हो, वह जानता है कि वह यहाँ उस पर हमला नहीं कर सकती है। वह ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि वह सीमा पार न करे एक पंक्ति और उन्हें हमला करने का कारण बताएं। ग्रैनर हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, अपने प्रतिद्वंद्वी को तब तक परेशान करते रहे हैं जब तक कि वे नियंत्रण खो न दें और मुसीबत में न पड़ जाएं। ईमानदारी से कहूं तो यहाँ सबसे अच्छा समाधान बस चले जाना है। ये किस तरह का समाधान है? यदि आप चले जाएंगे तो वह जब भी आपको देखेगा आपको परेशान करेगा। ठीक है, ये तो तुम्हारी किस्मत है कि तुम उसकी नज़रों में आ जाओ। आप उसे चुनौती भी नहीं दे सकते। नियति एक मजबूत कबीला है जिसके किले पर 5 महान ऋषि कृषकों का कब्जा है। क्या आपको लगता है कि वह बिना किसी सहारे के इस तरह से अभिनय कर सकता है? लोग इकट्ठे हो गए और आपस में बातचीत करने लगे। ग्रैनर ने भी उन्हें नहीं रोका, बल्कि उन्हें उनकी बातें सुनने में आनंद आया। उनके सामने उनकी बेबसी उन्हें अच्छी लगी। इससे उसे शक्ति का एहसास हुआ। साथ ही चूंकि इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, स्वॉर्ड गर्ल और उसके समूह पर शारीरिक दबाव भी बढ़ जाएगा। अगर वह सफलतापूर्वक उन्हें डराता है और किसी तरह स्वॉर्ड गर्ल को अपने कबीले में भर्ती करता है, तो ये कितना आश्चर्यजनक होगा। बेशक तलवार चलाने वाली लड़कियों के आसपास की अन्य महिलाओं को भी इसमें शामिल होने की अनुमति है। ग्रैनर उनके जैसे सुंदर व्यक्ति को क्यों नकारेंगे? उस कमजोर गधे जैसे दिखने वाले आदमी के अलावा किसी को भी शामिल होने की अनुमति थी। ग्रैनर मुस्कुराना बंद नहीं कर सका क्योंकि उसने अपने मन में कुछ रसदार दृश्यों की कल्पना की थी। हा टिल्डर, रापी डी अल्फा न्यू कॉम। जब ग्रैनर अपनी कल्पना में खोया हुआ था और भीड़ आपस में बातें कर रही थी, नक्स अचानक जोर से हंसा। स्टार, क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? ये सच में हो रहा है। वास्तव में कोई मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है। कितने दिन हो गए जब से किसी ने इसे आजमाया है? नक्स ने प्रश्न किया। एस्टारिया ने ग्रैनर की ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराया भी। ग्रैनर की अभिव्यक्ति बदल गई। यह क्या है? वह मुस्कुरा रही है। वह तलवार वाली लड़की हमेशा सबके प्रति उदासीन रही है, वास्तव में मुस्कुरा रही थी। तभी ग्रैनर की नज़र समूह की अन्य महिलाओं पर पड़ी और वे सभी मुस्कुरा रहे थे। क्या उन्हें अभी भ्रमित और भयभीत नहीं होना चाहिए? वे उसे देखकर उसकी तरह क्यों मुस्कुरा रहे हैं? और उनकी मुस्कुराहट से ऐसा क्यों लगता है जैसे वे उसका मजाक उड़ा रहे हों? ग्रैनर की नज़र तभी समूह में एक कमजोर दिखने वाले आदमी पर पड़ी। वह उसकी ओर बढ़ रहा था और उसके चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान थी। एक मुस्कुराहट जो ग्रैनर के चेहरे पर वैसी ही लग रही थी जब वह इमारत में चला गया था और उसने एस्टारिया और उसके समूह को अपने कबीले का पंजीकरण कराते देखा था। कदम। जब नक्स ने उस कुर्सी पर कदम रखा जिस पर वह बैठा था, तो ग्रैनर को अपनी श्रद्धा से बाहर निकलना पड़ा। नक्स ने अपना चेहरा ग्रैनर के चेहरे के करीब लाया और सवाल किया, क्या तुम वह मूर्ख हो जो मेरी पत्नी को परेशान कर रहे थे और लगातार उससे तुम्हारे दयनीय वंश में शामिल होने की भीख मांग रहे थे? उसने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा था। नक्स, झूठ बोलना बंद करो। मैंने तुम्हें उसके बारे में कभी नहीं बताया। आखिरकार ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं उसके जैसे महत्वहीन व्यक्ति पर अपना समय बर्बाद करने की जहमत उठाऊं। स्टार, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम इतना निर्दयी व्यवहार कर रहे हो। क्या यहाँ 1 साल तक रहना आपके लिए बहुत ज्यादा था? आपके शिष्टाचार कहाँ हैं? उन शब्दों को जोर से मत बोलो, ठीक है? तो क्या हुआ अगर वह एक महत्वहीन चरित्र है जिसे कुछ समय बाद लोग याद भी नहीं रखेंगे? आप उसके चेहरे पर यह नहीं कह सकते कि वह बेकार है, ठीक है? उसका सम्मान मत करो, लेकिन कम से कम ऐसा व्यवहार करो जैसे वह अस्तित्व में है, ठीक है?
नक्स ने तुरंत अपनी पत्नी को सुधारा। उसे इस तरह दूसरों का अनादर नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि शिकार करने और 1 साल तक अपनी ताकत पर बड़े पैमाने पर काम करने का मुझ पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ा। एस्टारिया ने अपनी गलती भी मानी। मुझसे माफ़ी मत मांगो, श्रीमान से माफ़ी मांगे हो। मेरा मतलब है, यहाँ बैठे इस आदमी से माफ़ी मांगें। नक्स ने ग्रैनर की ओर इशारा किया। हाँ, एस्टारिया ने फिर ग्रैनर की ओर देखा और विनम्रता से सिर हिलाया। मुझे इतना ईमानदार नहीं होना चाहिए था। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।